हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में गुजराती की बुक के चैप्टर 2 में हैं लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स। और उस चैप्टर में हम लोग सेकेंड क्लास में आ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन। आपको याद होगा ये सब कुछ पढ़ा था हमने। थोड़ा थोड़ा OLS का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने ले लिया था। सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू को जब मैच कर देते हैं तो वो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बन जाती है। फिर सैंपल रिग्रेशन लाइन, क्या एरर होता है UI और EI होता है सैंपल एरर, ये सारा कुछ हमने किया था। पॉपुलेशन रिग्रेशन पैरामीटर्स किसको कहते हैं? β1 β2 को। ठीक है, तो अब LIP और LIV आज जानना है। ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, काफ़ी कुछ पढ़ा था, आइडिया लिया था। तो आप एक बार फर्स्ट क्लास पढ़ के फिर से दोबारा सेकेंड क्लास पढ़ना अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले हेडिंग लिख लें LIP एंड LIV। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आइडिया होना चाहिए आपको। फुल फॉर्म क्या है? LIP का फुल फॉर्म लिखना लीनियर इन पैरामीटर्स। लीनियर इन पैरामीटर्स। LIV का फुल फॉर्म हो जाएगा लीनियर इन वेरिएबल्स। लीनियर इन वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui। तो बच्चे ये LIP भी है और LIV भी है, दोनों है। कैसे? LIV क्यों है? क्योंकि x जितना है, ध्यान से देखो, x का डिग्री 1 है तो y की भी डिग्री कितनी है? 1 है। दोनों की डिग्री 1 1 है, इसलिए ये LIV होगा। LIV का मतलब होता है बोथ x and y have डिग्री 1। दोनों x एंड y की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। लीनियर इन पैरामीटर्स में बोथ, इसमें हम लोग β1 β2 का देखेंगे क्योंकि लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, इसलिए दो ही पैरामीटर आपको मिलेगा, β1 एंड β2। अभी हम लोग फिलहाल इतने के लिए बात कर रहे हैं। फिर चैप्टर 4 से ज़्यादा वेरिएबल आने लगेंगे और चैप्टर 5 से तो फंक्शनल फॉर्म ही बदल जाएगा, लीनियर के बजाय और भी सारे आने लगेंगे। तो धीरे धीरे इसी में अपडेशन होता रहेगा, मॉडिफिकेशन होता रहेगा। तो बोथ β1 एंड β2 हैव पावर 1। पावर 1 या किसको? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं, वो तो रैंडम कंपोनेंट है ना, कुछ भी हो सकता कभी भी। वो किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो अलग ही चीज है। ठीक है, तो लीनियर इन पैरामीटर्स और लीनियर इन वेरिएबल से समझ गए। और हम लोग अभी फिलहाल जब चैप्टर 2 और 3 और 4 पढ़ेंगे तब तक हमारा LIP और LIV मॉडल होगा, उसी पे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन चैप्टर 5 में LIP तो होगा, LIV नहीं होगा। तो अभी जो आपने मीनिंग तो समझ लिया LIP LIV का, एक क्वेश्चन बताना जरा। y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 अपॉन xi प्लस ui, ये क्या है? ये मॉडल कौन सा मॉडल कहलाएगा? LIP है लेकिन LIV नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल मॉडल है। x कहाँ चला गया? नीचे। जब ऊपर आप x को ले जाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1, +1 तो नहीं रहेगा ना, तो दिस इज नॉट लीनियर मॉडल। अगर मैंने y इज इक्वल टू β1 प्लस रूट अंडर β2 और फिर xi कर दिया, अब बताओ ये क्या है? LIV तो है लेकिन LIP नहीं है, क्योंकि आपने पैरामीटर पे क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, तो ये LIP सुनो मेरी बात, आगे चल करके ना हम लोग 7 8 9 10 इन 4 चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले से ना हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन गिवन रहेगा। अगर ये LIV और LIP है तो इसके कंपैरिजन में अगर β1 प्लस रूट अंडर β2 अगर xi बना देते हैं, कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैम β2 एक कांस्टेंट है तो रूट अंडर β2 भी एक कांस्टेंट होगा, है ना, तो आप उसको लीनियर मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके कंपैरिजन में हम इसको बोलते हैं कि ये LIV तो है लेकिन LIP नहीं है। क्योंकि अगर वहां β1 अगर किसी मॉडल में लीनियर LIP बना रहा है तो रूट अंडर β1 नहीं बनाएगा उसी के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात?
LIP नहीं होगा। हाँ, पैरामीटर पे पावर 1 होनी चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 स्क्वायर या β1 क्यूब xi, तो ये LIV तो है बट LIP नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 log x प्लस ui, ये क्या है? LIP है बट LIV नहीं है। y इज, हाँ, β2x प्लस β3x स्क्वायर, ये तो देख करके ही आप बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक है, तो LIP तो है लेकिन LIV नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन का वैल्यू है, तो y जो है वो एक्सपेक्टेड मीन ही होती है, और एक्सपेक्टेड मीन भी कोई ना कोई तो पॉपुलेशन के y की ही वैल्यू होगी, इसलिए हम लोग y लिख देते हैं। हर जगह ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं y से। ठीक है, पॉपुलेशन वाला है ये। अगर सैंपल वाला होगा, ध्यान से देखो, अब तीन चीजें हैं जो कि नोटेशन आपको याद रखना है। अगर मैंने ये लिख दिया तो इसमें y जो है वो कंडीशनल मीन है और ये PRL है। अगर मैंने y हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2xi लिख दिया तो ये SRL है, और इसमें y हैट क्या है? एस्टिमेटेड फ्रॉम सैंपल वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू है। और एक्चुअल y तो कुछ और ही होगा, yi, ये एक्चुअल y है जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करता। ये इज इक्वल टू करके नहीं लिखा रहेगा, yi इज एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये तीन y होते हैं, तीनों को आपको पहचानना है। तो LIV LIP आपने पढ़ लिया। अब LIV और LIP जब पढ़ चुके हो तो मुझे बताओ कि LIV मॉडल के साथ फायदा क्या है? LIV और LIP के साथ, जैसे y इज इक्वल टू β1 प्लस β2xi, इस ये पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा β1, और LIV और LIP होने की वजह से जब भी हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे, जब भी हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो ये हमेशा β2 ही होगा, ये भी β2 होगा, ये भी β2 ही होगा। क्लियर? तो ये फिक्स्ड होता है, स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। जबकि अगर y इज इक्वल टू, मान लो मैंने कुछ और दे दिया, लीनियर ना लेकर के कुछ और ले लो, y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स स्क्वायर, या सिंपली अभी आप एक्स स्क्वायर को ही देखो जो कि लीनियर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? 1 पे तो चलो 1 मिलेगा, 2 पे क्या मिल जाएगा? 4, 3 पे क्या मिल जाएगा? 9। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इसमें देखो 1 यूनिट बढ़ते हैं तो यहाँ कितना चेंज आ रहा है? दिस इज 2 4 एंड दिस इज 3 9 एंड दिस इज 1 1। जरा बताना, x में तो हम लोग 1 यूनिट ही बढ़ रहे हैं, लेकिन y में कितना चेंज आ रहा है? 3 यूनिट्स। अब इधर देखो, इधर भी हम लोग x में 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, लेकिन y में कितना आ रहा है? 9 माइनस 4 यानी 5 यूनिट्स। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनो। इधर 1 यूनिट बढ़ाओगे तो कम वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इधर 1 यूनिट बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज हो जा रही है। समझ में आई बात? तो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट इफ मॉडल इज नॉट LIV। तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप का मतलब यही होता है, कहीं पर भी रह करके अगर आप इंडिपेंडेंट को 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो डिपेंडेंट जो है वो β2 अमाउंट से चेंज करेगा। तो आगे चल करके चैप्टर 3 में CLRM एजम्पशंस हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। उसमें बताया गया है कि मॉडल जो है, मॉडल, ये आगे हमें पढ़ना है लेकिन अभी आप लिख लो, मॉडल शुड बी LIP में और मे नॉट बी, में और मे नॉट बी LIV, क्योंकि चैप्टर 5 में सारे LIV खत्म हो जाएंगे, तो भी तो इकोट्रिक्स के सारे रूल्स लगते ही हैं ना उन सारे मॉडल्स पे भी, इसलिए मॉडल को LIP होना जरूरी है, LIV हो चाहे नहीं हो इससे ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता है। इसलिए LIP और LIV आपको फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया जाता है। क्लियर बच्चे, LIV और LIP? अब हम लोग LIP और LIV भी कर लिया हम लोगों ने, मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक्स लिख दिए थे। अब OLS मेथड पे आना है।
ओएलएस मेथड का थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि उसका डेरिवेशन कराते। तो ओएलएस का डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे। ओएलएस नाम है इसका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये कोई खास या स्पेसिफिक नहीं है, ये हर जगह यूज़ हो जाता है, इसलिए ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। जस्ट अ मिनट। और लीस्ट स्क्वायर क्यों नाम है ये आपको पता है ना? मेथड मैंने बताया था कि अगर ये आपका डेटा है, इसमें से अगर आपने लाइन निकाली, ये हो गया ई आई, E1, E2, E3, ठीक है, E4, बहुत सारे एरर होंगे। तो समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर, एक मिनट, बीटा 1 या B1 एंड B2, B1 एंड B2 सैंपल रिग्रेशन लाइन हम लोग ढूंढते हैं ना, आर चूजन सच दैट समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर इज मिनिमम। इसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में दे दिया था। समेशन ऑफ ई आई पे क्यों नहीं रहते हम लोग, ई आई स्क्वायर पे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कभी कभी लाइन का समेशन ई आई 0 आ जाएगा, तो लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि सारे पॉइंट्स उसी लाइन पे है, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट्स उस लाइन पे ना भी हो। जितना पॉजिटिव डेविएशन अगर उतना ही नेगेटिव डेविएशन आ गया तो भी तो समेशन 0 आ जाएगा। तो कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, इसलिए ई आई स्क्वायर कर दिया। अब अगर ई आई स्क्वायर 0 है, इसका मतलब डेविएशन तो 0 ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एमएमई में भी या जूनियर क्लासेस में भी कि स्क्वायर का, दो स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब दोनों अलग अलग क्या होंगे, 0 होंगे। पढ़ा या नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब ए भी 0 और बी भी 0। इसलिए समेशन ई आई स्क्वायर को ही हम लोग मिनिमम करते हैं। तो अब बच्चे करें हम लोग, ध्यान से सुनो। लाइन आपको याद है ना? ये हमारी है, सपोज करो ये है एस आर एल, जिसको हमने लिख दिया वाई हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 XI, ये मान लिया है। अब जब भी स्ट्रेट लाइन लिखोगे तो इसमें एरर नहीं लगाना है आपको। वाई हैट इज एग्जैक्टली ऑन दिस लाइन ना, तो लाइन में एरर नहीं है, वो एरर ये लोग एडजस्ट करेंगे। दिस इज एक्चुअल वाई, और जो दोनों के बीच में गैप है दैट इज योर ई आई रेसिड्यूअल। तो एक्चुअल माइनस वाई हैट इज रेसिड्यूअल, क्योंकि y इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं y हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 XI, ठीक है। y हैट इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग B1 प्लस B2 XI, और जब स्टोकेस्टिक करते हैं तब y इज इक्वल टू होता है y हैट प्लस EI। जो थोड़ा ऊपर नीचे आ गया वो किस में हमने ऐड कर दिया, y हैट में। तो y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू क्या आ गया, EI। क्लियर बच्चे? देखो ना, यहाँ ये है XI के सामने है ये YI हैट, दिस इज YI एक्चुअल, जो दोनों के बीच में गैप है दैट इज योर EI। तो YI हैट में जब गैप को हम लोग ऐड कर देंगे तो YI पे पहुंच जाएंगे, एक्चुअल वैल्यू पे। अब वो YI ऊपर भी हो सकता है, YI नीचे भी हो सकता है, वो तो रेसिड्यूअल बताएगा। अगर रेसिड्यूअल नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर? अब OLS में ऑब्जेक्टिव है हमारा टू मिनिमाइज, अब फोकस थोड़ा बढ़ा लें, टू मिनिमाइज समेशन ई आई स्क्वायर। तो ध्यान से सुनो, लेट, कुछ नाम दे दो ना, नहीं नाम दो कोई बात नहीं, पहले लेट क्या, एज वी नो से स्टार्ट करते हैं, ये तो सबको पता है। एज वी नो ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट, ई आई स्क्वायर का समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर का समेशन, ठीक है, स्क्वायर का समेशन। अब आपको तो पता है ना कि वाई आई हैट तो इसी लाइन पे ही एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वाई आई हैट इज दिस वन। तो इधर हम लोग पुट कर देंगे समेशन ऑफ वाई आई माइनस B1 प्लस B2 XI, इसका होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे? मैंने क्या किया, EI सबको पता है, y माइनस वाई हैट, वाई हैट की वैल्यू होती है B1 प्लस B2 XI,
अब b1 प्लस b2 xi जब हम लोगों ने पुट कर दिया y हैट में, जो लाइन पे वैल्यू लाई करती है उसी को ज्योमेट्रिकली सब क्लियर है। yi हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi, लाइन पे है इसलिए। मतलब नीचे आप ऐसी बात कर रहे हो कि इधर क्यों नहीं है, यही ना? मतलब आई तो हर जगह लगा रहा है ना, क्योंकि वो कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जनरल वैल्यू है इसलिए लगाया। नीचे अगर y है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा ई आई। तो भी तो बात वही है ना, ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, लगा, वो हर जगह लग रहा है आई। अगर नहीं लगाया तो आप लगा लो, ठीक है? इसलिए आपको कंफ्यूजन हुई है। कभी हम लोग आई लिखते हैं, कभी नहीं लिखते, लेकिन मीनिंग वही होता है। आप हर जगह आई आई लगा लो, और तो कहीं नहीं है। अब देखो जरा, वाई आई माइनस दिस वन। अब हमें पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है। कितने पैरामीटर्स है? टू हैं। दो, यानी ये फंक्शन हो गया टू पैरामीटर्स का। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब इस फंक्शन को पैरामीटर के हिसाब से देखेंगे, वेरिएबल के हिसाब से नहीं देखेंगे। y इज डिपेंडिंग अपॉन टू पैरामीटर्स, और हमें पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे एमएमई में? किसी को कोई आइडिया है? एफ एक्स वाई होता था, उसका मैक्सिमा मिनिमा एमएमई टू में निकाला हुआ है। कैसे निकालते थे? हाँ, पहले एफ एक्स वाई होता था, तो हम लोग एफ एक्स डैश पार्शियल डेरिवेटिव निकाल करके जीरो, एफ वाई डैश पार्शियल डेरिवेटिव निकाल करके जीरो करते थे, तो हमें स्टेशनरी वैल्यू मिल जाती थी। यही करते थे ना? यहाँ भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डेल समेशन ई आई स्क्वायर को एक बार अभी b1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, जीरो, विच इम्प्लाइज, ये ध्यान से देखो, ये पावर है ना टू, ये चलाएगा साइड में, ये हो जाएगा समेशन टू वाई आई माइनस b1 माइनस b2 xi का पावर वन। ये टू चलाया साइड में, इसका पावर हो गया वन। और अंदर में करेंगे तो वाई आई हैज़ नथिंग टू डू, वाई आई के लिए कुछ नहीं, b2 xi के लिए कुछ नहीं, b1 के लिए लिख देंगे। b1 का कोफिशिएंट कितना है? माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई सभी को ये बात? पार्शियली कर रहे हैं इसलिए b2 xi और yi विल बी नॉट अफेक्टेड, उनको जीरो कर दो। अब ये माइनस टू को आप बाहर लोगे, आराम से इत्मीनान से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बस एक लाइन और लिखना पड़ेगा, और क्या होगा? इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस टू उस साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो समेशन वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज समेशन ऑफ वाई आई माइनस बी वन के साथ क्या लग जाएगा? एन। b1 के साथ क्या लग जाएगा? n, माइनस b2 आ गया बाहर में, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है बात यहाँ। यस, क्योंकि हमें पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। हम जो भी मेथड ओएलएस लगा रहे हैं ना, वो b1 और b2 का फॉर्मूला ढूंढना चाह रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको हम ढूंढना चाहते हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, ये क्या था? ये था ई आई, ठीक है? तो आप इधर देखो जरा, माइनस टू समेशन ई आई इज इक्वल टू जीरो। इससे एक चीज आपको मिल गई, समेशन ई आई इज इक्वल टू जीरो। इसको याद रखना, ये कभी कभी प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव दैट समेशन ई आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए आपको इसी तरीके से पूरा करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा, ये सारा कुछ, तब आप यहां तक पहुंचोगे। तो एक ये वाली कंडीशन है जो कि आपको याद रखनी है। नॉर्मल इक्वेशन इसी से मिलेगा हमें, समेशन ई आई इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, तो ये मिल गया हमें वाई आई माइनस बी वन। अब इसको आप फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन मान लो। दिस इज फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, इसको हटा दो। दिस इज फर्स्ट नॉर्मल
इक्वेशन। अब जरा इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड विथ n, और इसको अभी साइड में रख लेंगे, डिवाइड विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन वाई आई बाई एन माइनस बी वन एन बाई एन माइनस बी टू समेशन एक्स आई बाई एन इज इक्वल टू 0. दिस इज वाई मीन माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स मीन इज इक्वल टू 0. अब इसको भी कोई इक्वेशन का नाम दे दो, मान लो 2. अभी तक सिर्फ एक ही के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया। पहले आप इसको एक नज़र देख लो, स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है, b1 के रिस्पेक्ट में किया, 0 से इक्वेट किया, तो हमें ये वाली फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन मिल गई। नॉर्मल इक्वेशन को अभी हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं। यार सिलेक्ट भी हो जा, हाँ ये देखो, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, अभी बस साइड में निकाल करके रख लिया है। अब बच्चे जैसे b1 के रिस्पेक्ट में किया था वैसे ही अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, b2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल समेशन ई आई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू b2, एक बार तो लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन काफी पीछे जा चुका है। समेशन वाई आई माइनस b1 माइनस b2 एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन में समेशन b2। ओ ओ ओ जस्ट, ये है डेल बाई डेल b2 है इसके साथ, तो ये 2 आ गया साइड में। समेशन वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई, चेन रूल से इधर किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वाई आई का तो 0, b1 का भी 0, और b2 का क्या बचेगा बताना, कोई कुछ मत बोलो। अरे भाई जब b1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 था फर्स्ट ऑर्डर, तो b2 के रिस्पेक्ट में भी 0 होगा। b2 के रिस्पेक्ट में किया तो b2 का कोफिशिएंट इस बार क्या है, माइनस एक्स आई है, नहीं दिख रहा आप लोगों को कोफिशिएंट। पहले तो 2 आएगा, पावर हो जाएगा 1, 1 के बाद फिर अंदर वाले को दोबारा नहीं करते। अब देखना जरा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ई आई है, इसका माइनस बाहर ले लो, -2 समेशन वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 0। -2 चला गया साइड में, उधर जाकर के 0 हो गया। समेशन ऑफ वाई आई माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली में ये है क्या आपके पास, ई आई है, और ये क्या है, एक्स आई है। एक चीज आपको याद रखनी है, समेशन ऑफ ई आई एक्स आई 0 होता है। ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन से आया है, याद रखना, ये बीच बीच में हम लोग डेरिवेशंस में यूज करेंगे। इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसी नजरिए से होता है कि आपको पुरानी बातें याद होती नहीं और डेरिवेशंस और लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। अभी तो चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में बहुत सारे डेरिवेशंस करने हैं। चैप्टर 3 तो मेन डेरिवेशंस का ही चैप्टर है, काफी ज्यादा टाइम भी लगता है 3 को कंप्लीट करने में। एक बार 3 हो जाता है फिर 4 और 5 फटाफट हो जाते हैं क्योंकि उसी पे बेस्ड होते हैं सब। तो अभी तक हमने 2 रिजल्ट डिराइव किए हैं जो कि आपके चैप्टर 10 तक भी यूज हो सकता है कहीं भी। तो इकोनोमेट्रिक्स में आपको रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करके क्लास में बैठोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, सारे चैप्टर्स कंटिन्यूएशन में ही पढ़ने, आप बीच में ब्रेक करके कोई चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप समझते हो 2 आएगा तभी आप 3 समझ पाओगे, 2 और 3 आएगा तभी 4 होगा, 2 3 4 होगा तभी 5 होगा, लाइक दिस में पूरा चैप्टर 10 तक आपको चलना है। तो इसलिए इन सारी चीजों को हम बोल रहे हैं कि आपको लर्न करना है। खुद से लिख लिख करके प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो तो हाथ बैठा रहेगा, तो कांपेगा नहीं एग्जाम में ना, डर नहीं लगेगा आपको। ऐसी ऐसी चीजें आपको एग्जाम में करनी है। ये चीज आया हुआ है क्वेश्चन जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये मिनिमाइज ओएलएस मेथड, ये आया हुआ है और ये आपको खुद करना है। ये तो पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनोमेट्रिक्स का, ठीक है। अब देखो आगे, इसको जब करोगे तो दिस इज समेशन ऑफ वाई आई माइनस बी वन के साथ एन, अच्छा एक्स आई भी था ना, एक मिनट, देखो वाई आई के साथ भी एक्स आई को तो खैर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस बी वन आ जाएगा बाहर में, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बी टू आ जाएगा बाहर में, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड, और इसको भी हम येलो में शेड करेंगे क्योंकि ये है नॉर्मल इक्वेशन। दोनों नॉर्मल इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। कभी कभी तो एग्जाम में सिर्फ यही होता है डेराइव नॉर्मल इक्वेशंस, तो बस यहीं तक करके छोड़ देना है और लिख देंगे कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द नॉर्मल इक्वेशंस एंड थर्ड आर नॉर्मल। नाम दे दिया गया पहचानने के लिए कि ये कुछ खास है, इनको अलग नाम से जानते हैं। जनरल इक्वेशन ये नॉर्मल इक्वेशंस है। नॉर्मल इक्वेशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अब यही दोनों सॉल्व होकर के हमें फॉर्मूला देंगे b1 और b2 का। लेकिन नॉर्मल ही वर्ड क्यों यूज किया, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन, इसका कोई मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस नहीं है कि नॉर्मल होता है 90 डिग्री, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बस नॉर्मल नाम दे दिया है। अब दोनों इक्वेशन को लिख दे। अब इनको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन पहला क्या था, पहला था समेशन ऑफ वाई आई माइनस बी वन एन, समेशन ऑफ वाई आई माइनस बी वन एन माइनस बी टू summation of xi is equal to 0. This was your first equation. And third equation is yi xi minus b1 summation xi minus b2 summation xi square is equal to 0. This is your second equation. अब आप एक काम करो, अब किसको पहले कैंसिल करना चाहते हो? b1 को निकालना आसान होगा तो b2 की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन में किसी किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू n और फिर माइनस कर देते हैं, या सेकेंड को पहले लिख देते हैं, ठीक है, सेकेंड में से माइनस करते हैं, अभी बता रहे हैं क्यों। सेकेंड में यहाँ देखो b1 के साथ है समेशन एक्स आई, यहाँ है n, ये n और ये समेशन एक्स आई पे ध्यान दो। तो सेकेंड को n से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस फर्स्ट इंटू क्या कर दिया हमने, समेशन एक्स आई। तो इसमें भी n इंटू एक्स आई आ जाएगा, इसमें भी n इंटू एक्स आई आ जाएगा, फिर दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। b2 के टर्म्स में कुछ बचेगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। क्लियर? तो करें इस ऑपरेशन को आगे। ध्यान से देखो, सेकंड में पहले n मल्टीप्लाई करना है, n इंटू समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस b1 n समेशन एक्स आई माइनस b2 n समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में समेशन एक्स आई से समेशन एक्स आई समेशन वाई आई माइनस b1 n समेशन एक्स आई, फिर माइनस b2 समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। लेकिन बच्चे इसमें माइनस भी तो करना है ना, हमने नहीं किया था, रेड से कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, उसे क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, बचेगा क्या, n इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई, और इधर बीटा टू के साथ क्या बचेगा, माइनस बीटा टू कॉमन ले लो तो बचेगा n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, हमें b2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, b2 चाहिए। पहले इन सारी चीज़ों को दूसरे साइड लेते जाओगे, इस साइड, और फिर इससे डिवाइड कर दोगे। या एक काम करो, रुक जाओ, बता रहे हैं, इसी चीज़ को उठा करके राइट हैंड साइड पे लेते जाओ। तो n ज़्यादा समझाने से अच्छा है ना, कर दो, समझ में आ जाएगा। एक्स आई समेशन वाई आई इज इक्वल टू b2 n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। अब आप b2 लिख सकते हो, b2 क्या आ जाएगा, n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ वाई आई अपॉन में क्या आ गया, n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बहुत बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि आगे अब हम लोग हर जगह फॉर्मूला थोड़ी डिराइव करेंगे, हमें तो डायरेक्टली यूज करना है फॉर्मूला क्वेश्चंस में, चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में, 7, 8, 9, 10, 6, हर जगह अब ये फॉर्मूला यूज होगा। जहां जहां हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई दिया रहेगा, देखो जरा समझो, एक्स और वाई आई दिया रहेगा, हमें क्या क्या चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए, फिर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर क्या चाहिए,
वाई स्क्वायर भी चाहिए, नहीं है। इन सब के समेशन को लेकर के आप यूज कर दोगे, समेशन एक्स आई समेशन वाई समेशन एक्स इंटू वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, जहां जहां जो चीज है फॉर्मूले में पुट करते चलोगे बी टू आ जाएगा। इस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग चैप्टर 2 में, घबराने वाली बात नहीं है, बी टू आ जाएगा। लेकिन दो रिग्रेशन पैरामीटर्स में से बी टू तो आ गया है, बी वन नहीं आया है। अब आप थोड़ा याद करो, फ्रॉम थर्ड, नहीं सेकेंड था ना, सेकेंड नाम दिया था हमने, फ्रॉम सेकेंड वाई मीन इज इक्वल टू था बी वन प्लस बी टू। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन जब होगा तो डायरेक्टली इसको यूज करना है, डेरिवेशन हर जगह नहीं करना। क्वेश्चंस में बच्चे हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, हर जगह डेराइव नहीं करना ना। ये आपको सेकंड से याद है, सेकंड में क्या था याद करो, ये तो आपका थर्ड था ना, इसको थर्ड बना लो, थर्ड था। सेकंड इसको हमने लिया था वाई मीन वाले को, देखो तो जरा इसमें वाई मीन इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स मीन, इन दोनों को अगर उधर लेते जाओगे तो यही है ना। तो अब देखो मेरी बात समझो जरा ध्यान से, आपने जो समेशन एक्स निकाला है और समेशन वाई निकाला है, उससे दोनों मीन आ जाएंगे समेशन एक्स बाई एन, और वाई मीन आ जाएगा समेशन वाई बाई एन। वाई मीन क्या आ जाएगा समेशन वाई बाई एन, और एक्स मीन क्या आ जाएगा समेशन एक्स बाई एन। दोनों को यहाँ पुट कर दोगे, वाई मीन भी पता है, बी वन बस निकालना है, बी टू भी अभी हमने निकाला है, यानी इस क्वेश्चन में वाई मीन और एक्स मीन तो आप निकाल लोगे, पहले आपको बी टू निकालना पड़ेगा, फिर अब आप बी वन निकाल लोगे, ठीक है। तो बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई मीन माइनस बी टू एक्स मीन। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो एक ट्रिक बताते हैं आपको। हमने क्या पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स आई। अब एवरेज लगा दोगे, स्टैट्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो जो जो y और x में रूल होल्ड कर रहा है वही इनके मीन में भी होगा। सो सिंपल, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन हमारा, ठीक है। तो अब जाकर के ये OLS मेथड पूरा हुआ कंप्लीट, जिसमें B1 और B2 हमें निकालना है। तो बच्चे अभी हमने कर लिया OLS मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम से कम 3 नंबर में आएगा, और 5 नंबर में भी क्वेश्चन इसका आ सकता है। 3 नंबर में आएगा तो डेराइव द नॉर्मल इक्वेशन यहीं तक आएगा, 5 मार्क्स में आएगा तो डेराइव द B1 एंड B2 पैरामीटर्स, ठीक है। तो B1 एंड B2 का फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया, अब इसको यूज करना है क्वेश्चन में। एक और हम आपको बताएंगे विदाउट OLS, तो हेडिंग देना, क्वेश्चन करने के लिए कभी कभी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये हम लोग अलग से आपको बताते हैं, ताकि इतना लंबा डेरिवेशन आप कभी भूल जाओ फॉर्मूला तो कैसे लिखोगे। तो विदाउट OLS B1 एंड B2 फाइंड आउट करना है हमें। ध्यान से देखो, बस एक इक्वेशन के सहारे हम बढ़ते चलेंगे। yi इज इक्वल टू B1 प्लस B2 xi, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसी पे समेशन ले लो, समेशन yi इक्वल टू B1 पे समेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, B2 बाहर और समेशन ऑफ xi। और आपको तो पता है ना, B1 पे समेशन लेंगे तो कांस्टेंट है, तो B1 के साथ क्या लग जाएगा n, क्लियर। और यही था आपका फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जो आया था ना, वो यही था। अब आप इसी में xi से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग विथ xi, इसको नाम दे दो तो इसको 2 कर दो, मल्टीप्लाइंग 1 विथ xi, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, xi yi इज इक्वल टू B1 xi प्लस B2 xi का स्क्वायर। पूरे इक्वेशन में xi से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर टेकिंग समेशन, इसी के ऊपर समेशन भी लेना है हमें, टेकिंग समेशन, ये हो जाएगा समेशन xi yi इज इक्वल टू B1 समेशन xi
प्लस B2 समेशन XI²। गौर से देखो तो यही है आपका क्या, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। मिल गया? इजी है या नहीं? तो जब कभी डाउट हो कि आपका नॉर्मल इक्वेशन सही आ रहा है या नहीं, या क्या थे नॉर्मल इक्वेशन, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप यहाँ से B1 B2 निकाल सकते हो। ठीक है? हाँ हाँ, एग्जाम में ऊपर वाला करना है। ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट अपना साइड में करने को बताया है कि आपको अगर जल्दी में पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे। ठीक है? एग्जाम में OLS वाले लगाना है, कैलकुलस वाला मेथड यूज करना है, ये नहीं यूज करना आपको। उसके बाद से एक छोटा सा टॉपिक है, फिर एक अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। OLS खत्म। अब आप हेडिंग लिखना, नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। इसमें दो तीन पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है, एरर टर्म आ रहा है मतलब कोई अगर डेटा किसी लाइन को सूट नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई चीज एक्सप्लेन करना अभी भी बाकी रह गया है। हम जो लाइन सोच रहे हैं उससे भी कोई बेटर लाइन हो सकता है। तो एरर में बी रिजल्ट ऑफ, error may be result of some absent variable, some absent variable, variable ही हमने नहीं लिया, variable in PRF which can be explained, which can be explained। जैसे एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम चैप्टर 3 में भी देखेंगे, चैप्टर 4 में भी देखेंगे, आगे भी आता रहेगा। जैसे डिमांड ऑफ कार किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले एक अपना बीटा 1 तो आएगा ही, प्लस बीटा 2 प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई कार की जितनी प्राइस होगी उस हिसाब से तो डिमांड जरूर डिपेंड करेगा। लेकिन डिमांड सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंड नहीं करता, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। आपने दूसरे फैक्टर्स नहीं लिया, अब देखो दिमाग लगाओ क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इतना तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, माइक्रो मैक्रो क्या क्या हो सकता है। कुछ सजेशन आप लोगों की तरफ से? नहीं, पर्सन का इनकम, कंज्यूमर का इनकम कितना है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा किस टाइप की कार बिकती है, स्मॉल कार या फिर लग्जरी कार या सुपर लग्जरी कार। तो स्मॉल कार सबसे ज्यादा बिकती है क्योंकि इंडिया में, ठीक है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि पर हेड जो है वो फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है इनकम। तो इनकम कम होगा तो लोग छोटी कारें खरीदेंगे ज्यादा। और क्या हो सकता है, क्या सभी लोग एक ही बार में, ठीक है, लाइफस्टाइल को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अभी अभी नंबर वाले वेरिएबल के बारे में सोचो। इंटरेस्ट रेट, बहुत लोग फाइनेंस करवाते हैं ना कार को, वो इंटरेस्ट रेट का भी डिपेंड करता है कि अगर इंटरेस्ट रेट अचानक से बैंक ज़्यादा बढ़ा देगा तो लोग फिर मेट्रो से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगेंगे, ऑटो, शेयर्ड ऑटो, या फिर और क्या, बसेस वगैरह यूज़ करने लगेंगे। लोग सोचेंगे कि छोड़ दो, अभी कार नहीं लेते हैं, कार लेकर के भी क्या फ़ायदा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। इसलिए देखना कि जब कोई फेस्टिवल आता है ना, दिवाली वगैरह के टाइम में, तो कार लोन मेला, आपने जरूर कहीं ना कहीं स्कूल आते जाते बैनर पढ़ा होगा, कार लोन मेला, इतने परसेंट की बचत। बचपन में कार लोन मेला ये वर्ड सबको अट्रैक्ट करता है, हम लोगों ने भी पढ़ा था। तो फेस्टिवल के टाइम में उन्हें पता होता है, दिवाली के टाइम में ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, बोनस। उस बोनस से वो डाउन पेमेंट करके और कार खरीद सकते हैं। अब बाकी तो अपना चलता रहेगा ना इंटरेस्ट। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है क्या, डिमांड ऑफ कार। और भी कोई चीज हो सकता है, प्राइस हो गया। हाँ हाँ, तो प्राइस ऑफ फ्यूल, अगर ज्यादा, या गैसोलीन प्राइस हम लोग इसको बोलते हैं, आपके इकोनॉमिक्स में ना गैसोलीन प्राइस लिखा होगा। गैसोलीन में सब आ जाता है, गैसोलीन प्राइस, सीएनजी पेट्रोल वगैरह सब आ जाता है। और कुछ,
और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, फीचर्स, कलर, पावर स्टीयरिंग, ग्राउंड क्लियरेंस, जो भी है उतना मुझे नहीं पता। ओबीएम, कुछ कुछ टर्म्स मुझे याद रहते हैं क्योंकि जब भी कार खरीदने गए तो सब यही बताते थे, तो मुझे एक ओबीएम याद रहता है, एक ग्राउंड क्लियरेंस याद रहता है, ये सारा कुछ। बॉडी भी किसका है, एक बार क्रैश में बॉडी पचक जाती है, तो यही सारी बातें हैं। तो फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीचर्स को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्वालिटेटिव है, वो फील करने वाली बात है। तो उन सब के लिए अब आप क्या स्टीयरिंग, पावर विंडो, कलर सबके लिए बनाओगे? नहीं, इन सब को छोटे मोटे हैं, इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम, बहुत कम अफेक्ट डालते हैं किस पे, डिमांड ऑफ कार पे। इन सब को डाल देंगे हम लोग एरर में। किस में डाल देंगे? एरर में। जो बहुत कम किसी भी चीज को अफेक्ट करेगा उन सबको मिलाकर के एक एरर बना देंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएबल लाओगे उतना ज्यादा फंसोगे आप कैलकुलेशन में। ध्यान दो ना, एक B1 और B2 था तब तो इतना टाइम लग गया, 15-20 मिनट लग गया दोनों का फॉर्मूला डिराइव करने में। ध्यान दे रहे हो आप? दो पैरामीटर में तो इतनी मुश्किल हो गई, तीन होंगे तो हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे कितना मुश्किल होगा तीन में। 4-5 अगर डाल दोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कम से कम वेरिएबल रखना चाहिए। ये भी है ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल, अभी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट में यही बताया है कि अगर आपका कोई वेरिएबल एब्सेंट रह गया उसकी वजह से भी ये फ्लक्चुएशन दिख सकता है। जैसे बच्चे तो डिमांड ऑफ कार, आप लोग ये कहाँ बोले थे मुझे, इनकम नहीं बताया, किसी ने इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, चलो ये तो बताया, ये सबको पता होता है, दो तो आपके दिमाग से निकल गया। तो इसी के लिए आपके नॉलेज को बढ़ाया जाता है, आपको माइक्रो मैक्रो पढ़ाया जाता है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो पढ़ लोगे, एमएमई स्टैट्स पढ़ लोगे, उन सारे नॉलेज को कहाँ यूज करोगे? इकोनोमेट्रिक्स में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, आ गया समझ में? 2-3 पॉइंट है बस, ज्यादा नहीं है। सेकेंड पॉइंट है विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, विच कांट बी एक्सप्लेन्ड। लाइक वो एरर वाला टर्म, जो एरर में मैंने क्या क्या डाला था, कलर ऑफ द कार, पावर विंडो, स्टीयरिंग, नंबर ऑफ सीट्स, मतलब ये सब बहुत कुछ है। तो इन सब को हम लोग किस में डाल देते हैं? एरर में डाल देते हैं। तो दो पार्ट हो गया ना इसको, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड और विच कांट बी एक्सप्लेन्ड, एक ही को दो पार्ट में। तो एरर में भी रिजल्ट ऑफ, दिस इज result of some absent variable in PRF which can be explained. Third part, errors due to measurement. Errors due to measurement. कभी कभी मेजरमेंट में भी एरर आ जाती है कि हम मेजर कर रहे हैं, फिगर गलती हो गया, ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन एरर हो सकता है, चाहे जो भी कहो। फोर्थ, ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल। ये बच्चे एक नंबर में किसी के भी साथ पूछ देता है, व्हाट इज ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल। ओकेम्स स्टैटिशियंस का नाम है जिन्होंने काम किया था इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा एक बात बताओ, रेजर का काम क्या होता है? रेजर आप लोग यूज करते हो? बिल्कुल सही, कि मैम जो भी अनवांटेड हेयर से, मान लो मेरे बियर्ड आ गए, मेरे मुस्टैच आ गए, इफ आई एम अ बॉय, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे हटाना है, तो ध्यान से सुनना, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है हेयर की उसको हटाते हैं ताकि सिंपल लगे। वैसे ही मॉडल में भी रेजर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने ज्यादा वेरिएबल रख लिया तो फिर आपका ओएलएस मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर कोई वेरिएबल बहुत कम इफेक्ट डालता है किसी पे, वाई पे, तो आप उसको हटा दो। सबके लिए बीटा 1, बीटा 2, बीटा 20, बीटा 50 तक ले जाना जरूरी नहीं है, निकालना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ट्राई टू कीप लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट था कि वाई वी शुड डू विथ मोर वेरिएबल, वाई वी शुड वर्क विथ मोर वेरिएबल। उन्होंने कहा था इफ वी कैन डू सेम विद द लेस, वाई वी शुड यूज मोर वेरिएबल, why we should use more variable if we can do with less number of variable। तो ये हो गए नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। फीचर्स भी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, पहले नेचर के बारे में पढ़ लिया। क्लियर? तो नेचर में ये चार चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी था। एरर के बारे में, सिर्फ एरर के बारे में जाना है।
एरर के दो पार्ट होते हैं, एक जिसको कैलकुलेट कर सकते, एक जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद से एरर मेजरमेंट की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद से हमने पढ़ा कि एरर जो ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कहीं भी पूछ देते हैं वो किसी भी पार्ट में। हाँ, इकोनोमेट्रिक्स में एक और बात है, ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से फ्रेम किया है तो उसके ABCD पार्ट सारे चैप्टर 2 से ही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है A और B चैप्टर 2 से हो और C और D कहाँ 8 9 से ले लें, इसलिए पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चे OLS हो गया, सब कुछ हो गया। अब फीचर्स ऑफ द OLS एस्टिमेटर्स लिखेंगे। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि इसमें 4-5 छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में कुछ गुजराती बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं बुक में वो करवाएंगे और प्रॉपर्टीज कराएंगे जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में पूछ देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दो दो रिग्रेशन लाइन वाली, तो वो टॉपिक हम लोग अलग से कराते हैं, बुक में नहीं है। नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। तो चलो अभी आप लोग लिखना हेडिंग फीचर्स ऑफ द OLS estimators, features of the OLS estimators। ध्यान से देखें, पहला फर्स्ट वन, SRF जो है वो किससे पास करेगा? मैंने बोला था SRF हो PRF हो कोई भी हो, SRF passes through its mean, passes through x bar and y bar। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर ये y हैट है, b1 प्लस b2 x I है, आई अगर छूट जाता है तो आप खुद से लगा लें, हर जगह आई होगा। एक्स और वाई वेरिएबल के साथ आई लगेगा, पैरामीटर के साथ 1 2 लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। और कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये नहीं कि चलो हटा दो, लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, उसी टाइम मेरे से पूछ लेना। वाई आई हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 एक्स आई। तो आपको बता दें कि ये अपने मीन से तो क्रॉस करेगा ही करेगा, प्रूफ भी करेंगे हम लोग। तो वाई आई मीन या इसी इक्वेशन को मीन सेटिस्फाई करेगा, वाई मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 एक्स मीन, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये सब आपको लर्न करना है। फीचर्स ऑफ OLS एस्टिमेटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द मीन वैल्यू ऑफ रेसिड्यूअल्स इज ऑलवेज 0। इसको देखना चाहोगे कैसे? देखो, हमें प्रूव करना है कि EI का मीन जो है समेशन EI बाई n, ये 0 बाई n इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कहाँ से? तो फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, याद है आपको? फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन में मैंने कहा था कि इसको बाद में यूज करेंगे, समेशन ऑफ EI इज इक्वल टू 0। अभी ले चलते हैं, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं हुआ है, अभी जस्ट शो कर देंगे हम आपको। इधर देखो, ये रहा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, देखो अभी ब्लू से शेड कर रहे हैं, ये रहा, इसी से आया था ना, कैलकुलस वाला मेथड लगाए थे तो इससे आ गया था समेशन EI इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप वहां से भी शो कर सकते हो, दिखला देते हैं अभी। अब शो करना है, तो शो करना है तो ध्यान से देखो, EI इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, YI माइनस YI हैट पढ़ा है, बिल्कुल सही। समेशन ऑफ EI करेंगे तो समेशन ऑफ YI माइनस YI हैट। अब इस समेशन को खोलोगे तो YI हैट की जगह पे क्या डाल सकते हैं, B1 प्लस B2 XI, लेकिन माइनस है तो माइनस B2 XI। अब आप पूरे को समेशन कर दो, दिस इज समेशन YI, B1 के साथ क्या लग जाएगा N, B2 आ जाएगा बाहर में और समेशन ऑफ XI, और ये होता है 0। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन।
फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से मैच कर जा रहा है, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली 0 लिख दिया। क्लियर बच्चे? सेकंड फीचर ये सब लर्न करना है। थर्ड फीचर, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिडुअल्स। अब ये दूसरा वाला नॉर्मल इक्वेशन में जो ई आई एक्स आई था ना, उसी के बारे में होगा। रेसिडुअल्स ई आई एंड वैल्यूज ऑफ explanatory variables is 0, that is summation ei xi is equal to 0। ये भी आप चाहें तो शो कर सकते हैं। कैसे? तो देखना जरा। समेशन ei xi, जब आप इसको खोलोगे तो याद आ जाएगा y माइनस वाई हैट इंटू एक्स आई। जब खोलोगे तो समेशन ऑफ y माइनस बी वन माइनस बी टू एक्स आई इंटू एक्स आई, पूरा खोलो, मतलब रिवर्स में चल रहे हैं। वाई आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस बी वन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस बी टू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, एंड दिस इज 0 फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। मतलब एक चीज को अगर हम प्रूफ कर देते हैं ना बैक में, उसको यूज कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में हम लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ से आ गया यार? तो फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, ये चीज आ गई हमारी। अभी हमने थर्ड फीचर किया है ना, अब फोर्थ फीचर पे आ जाओ। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेसिडुअल्स, sum of product of residuals ei and estimated yi is 0। sum of product of residuals ei and estimated yi is 0, यानी हमें ये प्रूव करना है समेशन ऑफ ei yi इज इक्वल टू 0। देखो कैसे, और इसका मतलब है कि yi एंड ei आर अनकोरिलेटेड। अगर किसी दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता प्रोडक्ट का समेशन, तो वो दोनों आपस में अनकोरिलेटेड हो जाते हैं। देखना जरा, स्टार्ट करें। समेशन ऑफ ई आई वाई आई, अच्छा यहाँ पे वाई आई हैट लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ ई आई बी वन प्लस बी टू एक्स आई, मतलब प्रूफ करने में ही था। एस्टिमेटेड वाई आई है ना, देखो ना, आप खुद ही पढ़ो। एस्टिमेटेड वाई आई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैट। वो एस्टिमेटेड लाइन होती है, तो हैट होना चाहिए था वाई आई पे, तो मैंने हैट लगा दिया। ई आई इंटू बी वन प्लस बी टू एक्स आई को सॉल्व करो। ई आई इंटू बी वन प्लस ई आई इंटू बी टू इंटू एक्स आई, बी वन समेशन ऑफ ई आई प्लस बी टू समेशन ऑफ ई आई एक्स आई। अब आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट आर वैल्यूज ऑफ समेशन ई आई एंड समेशन ऑफ ई आई एक्स आई, जल्दी बताओ। हेलो, क्या होगा समेशन ई आई? अभी तो मैंने बताया है, सेकेंड और थर्ड फीचर में पढ़ाया क्या है मैंने। थर्ड फीचर में ई आई एक्स आई और सेकेंड फीचर में ई आई। ऐसे नहीं काम चलेगा ना बच्चे, आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ मेरे से ही बुलवाओगे, और जब आपकी बारी आती है एक वर्ड बोलना था, मैम 0। मैम नहीं बोलते तो भी चलता है, 0, बस इतना ही बोलना था। ये भी आप लोग इतना लेजी बन जाते हो, ये भी नहीं बोलना चाहते हो। गलत बात है, ये इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। वो तो आप लोग ऑनलाइन में हो इसलिए बचे जाते हो, अगर लाइव में होते तो आज की क्लास ही डिस्टर्ब हो जाती। इसके बाद से सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर मिलता, मतलब वो वाला लेक्चर, ज्ञान वाला लेक्चर पढ़ाते ही नहीं। फिर हमें ट्रिक्स अगर बच्चों की तरफ से जवाब नहीं आता है तो टीचर को एनर्जी ही नहीं मिलती है। आगे से आप लोग ध्यान रखना, जवाब देना। बताओ तो जल्दी से, क्या होगा समेशन ई आई और समेशन ई आई एक्स आई का वैल्यू क्या होगा? 0। ये हो गया हमारा
फोर्थ फीचर, देखा कैसे जीरो आ गया। ऐसे छोटे मोटे प्रूफ से ही आदत लगेगी, अभी बड़े बड़े प्रूफ्स आने बाकी हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाएं। अब फिफ्थ फीचर जो कि लास्ट फीचर है, फिफ्थ फीचर, उसके बाद से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स, वो प्रॉपर्टीज हम लोग अलग से पढ़ाते हैं, 5 प्रॉपर्टीज होंगी, बुक में नहीं है आपके। द मीन वैल्यू ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ y hat is equal to actual is equal to mean value of actual y। ठीक है, ध्यान से देखो, y I hat इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और नोटेशन हम आपको बताएंगे, आपकी बुक में, किसी बुक में ये भी मिल सकता है, वाई आई हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi है ना, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा वन पे हैट लगा देंगे, दैट मीन्स बीटा वन, सॉरी, ठीक है, स्मॉल b1 इज एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल बीटा वन या कैपिटल b1। समझ में आ गई बात? मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, तो क्या रेड करेंगे, एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन एंड दैट इज स्मॉल b1। यहाँ पर हम लोग कभी कभी बुक में अगर मिल जाए तो अब घबरा मत जाना कि मैम ने क्या पढ़ा दिया। बीटा टू हैट वेयर बीटा वन हैट इज इक्वल टू स्मॉल b1, बीटा टू हैट इज इक्वल टू स्मॉल b2, एस्टिमेटर वाले कॉन्सेप्ट से। समझ में आ गई बात? हैट लग जाता है तो वो एस्टिमेटर हो जाता है। ये तो हम लोगों ने चैप्टर 6 में भी पढ़ा हुआ था ना, स्टैटिस्टिक्स में। तो हम लोग यूज करते हैं स्मॉल b1 और स्मॉल b2। हो सकता है बुक के लास्ट में अपेंडिक्स में देखो तो वहाँ बीटा वन हैट हो जाए, बीटा टू हैट हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी आगे कुछ डेरिवेशंस में हैट यूज करा देंगे ताकि आपको वो भी फॉर्म याद हो जाए। अभी फिलहाल देखो, अब b1 और b2 xi आ गया। ध्यान से देखो, अगर इस पे मीन, हाँ, सिंस अभी हमने पढ़ा था कि हर रिग्रेशन लाइन अपने मीन से पास करता है, तो सिंस पासिस थ्रू xi बार एंड yi बार, या x बार और y बार आप डायरेक्टली लिख, y लगाने के, x बार एंड y बार, सो y बार इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x बार। चलो ये भी हमें पता लग गया। देखो कैसे यूज करना है, यहां से अगर आप b1 निकालते हो, b1 इज इक्वल टू y बार माइनस b2 x बार, निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब इसको यूज कर देना है वन में, पुटिंग b1 इन वन, वाई आई हैट इज इक्वल टू b1 की जगह पे y मीन माइनस b2 x मीन प्लस b2 x आई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y मीन प्लस b2 तो कॉमन आ गया, xi माइनस x मीन। यहां तक में किसी को कोई डाउट? अब हम इस पे समेशन लेने वाले हैं। भाई मुझे अगर इसका एवरेज चाहिए तो इसका समेशन लेना पड़ेगा और इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टेकिंग समेशन एंड डिवाइडिंग विथ n, तो ध्यान से देखें, समेशन ऑफ वाई आई हैट बाई n इज इक्वल टू समेशन ऑफ y मीन बाई n प्लस b2 बाहर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन बाई n। अब कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन? ये हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस वैल्यू पे, लास्ट सेमेस्टर में खूब इसको यूज किया, किसी को याद है? नो नो नो, ये याद नहीं है, सब भूल गए।
x की जगह पे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था 1 2 3 4 5, मीन आया था 3, x माइनस एक्स मीन करेंगे -2 -1 0 1 2, सबका सम आता है 0। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल मीन, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। याद आ गया? हेलो, सबको याद आ गया? दिस इज सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, x बार है तो ये हो जाएगा 0। ये फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ा रखा है। तो दिस इज y हैट का मीन इज इक्वल टू, ये y मीन के साथ n आएगा और फिर नीचे एक n है, कैंसिल हो जाएगा, और ये b2 के साथ आ जाएगा 0। तो सब कुछ 0 हो गया। तो y हैट का एवरेज एक्चुअल y के एवरेज के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि जो एस्टिमेटेड y होता है उसका भी एवरेज और जो एक्चुअल y का एवरेज होता है दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है बच्चे? तो आज हमारा क्लास 2 था ना। अब नेक्स्ट क्लास में पहले तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसलिए आप लोगों को क्लास 1 और क्लास 2 रिवाइज करके आना है। किसमें? क्लास 3 में। नहीं रिवाइज करके आओगे कुछ नहीं समझ में आएगा। चैप्टर 2 गुजराती, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 को कंप्लीट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। अभी के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।